हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान शहीद हुए। पूरा देश खून के आंसू रोया था। पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर का इसमें हाथ था। मसूद अजहर को बचाने के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलता रहा। पुलवामा हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत मांग रहा था, लेकिन आज खुद पाकिस्तान सरकार के एक मंत्री ने वहां की संसद में खड़े होकर कबूल कर लिया कि पुलवामा हमले का प्लान खुद पाकिस्तान की सरकार ने बनाया था। आतंक का इससे बड़ा कबूलनामा कोई और नहीं। पुलवामा पर किसी से क्या पूछना और क्या सबूत मांगना। इमरान खान के दुलारे मंत्री फवाद चौधरी हैं। आज पुलवामा पर खुलकर सच्चाई कबूल कर ली। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर क्रेडिट ले लिया। आतंक पर ऐसी बेशर्मी सिर्फ आतंकिस्तान में होती है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है दुनिया के लिए। ये तो एक FATF को एक इसका कटिंग भेजिए और उनसे कहिए कि सुन लीजिए इनको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। अभी फरवरी में दोबारा होगा, ये उनको जरूर बयान दिखाइए कि दैट इज नॉट ओनली अ टेररिस्ट इंडिविजुअल्स, टेररिस्ट ग्रुप जैसे ISIS को बताते हैं और बाकी जो उनके ग्रुप्स हैं, तंजीम उनको बताते हैं। ये तो पूरा देश टेररिज्म है। इनकी तो पार्लियामेंट टेररिज्म है। इनके तो प्रधानमंत्री टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। पुलवामा के तो आर्किटेक्ट प्रधानमंत्री हैं, उनकी संसद का इसको सपोर्ट है। बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि किसी भी देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि उनका जो है देश प्राइड फील कर रहा है टेरर फैलाने के लिए, इनोसेंटों को मारने के लिए। तो बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान अब फुल गवर्नमेंट सपोर्ट से टेरर फैलाने में लगा हुआ है और खुद ही एडमिट कर रहा है। पुलवामा हमले पर पूरी दुनिया से पाकिस्तान झूठ बोलता रहा। पुलवामा के गुनहगार मसूद अजहर को बार बार बचाता रहा, लेकिन अब तो खुद ही पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि पुलवामा का प्लान इमरान और बाजवा ने बैठकर बनाया था। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ इससे बड़ा सबूत दुनिया को और क्या चाहिए। आज तक ब्यूरो। मेरे सहयोगी रोहित सरदाना ने फवाद चौधरी के कबूलनामे के बाद पाकिस्तान के इस मंत्री से बात की है। आप इस बातचीत को सुनिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी टीम के मंत्री जब एक्सपोज होते हैं तो किस तरह के कुतर्क देते हैं। हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी आ गए हैं। आपको बता दें कि वो पाकिस्तान की सरकार में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और इसके पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, बधाई दे दूं सबसे पहले आपको कबूलनामे के लिए। आपने हिम्मत की सच बोलने की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने पढ़ा है ये मुझे जरा बताइएगा, ये आपने कहां से पढ़ा है? मैंने तो सुना है सर आपको। अच्छा, आपने जो सुना, आप जरा मैं आपको अपनी टेप में भेज दूंगा, आप मुझे अभी व्हाट्सएप करिएगा, आप चला दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आप बैठे हैं टीवी के ऊपर और टीवी के ऊपर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो आम जनता तक जो बात पहुंचे वो सही होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता हो कि जो बात मैंने कही है वो क्या कही है। 14 फरवरी को एक वाकया हुआ, एक 26 फरवरी को वाकया हुआ। मैंने जो अपनी स्पीच की है वो 26 फरवरी के वाकये को की है, जब हिंदुस्तान ने जुर्रत की थी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसने की, और उसके बाद हमने उसको रिटेलिएट किया था। और हमारी जो JF थंडर जहाज है उन्होंने आपको अंदर घुस के अभिनंदन को भी पकड़ा था और आपके जहाज़ों को भी तबाह किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सर, हरकत हमने कहाँ की, आप ही ने की। आपने जो पार्लियामेंट में बोला हमने उसको लेके सवाल पूछे। आपने उसमें ना कोई तारीख आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। उस समय आपने जो कहा पुलवामा में जो हुआ वो इमरान खान की क़यादत में हुआ और पूरी हमारी कौम इसकी हिस्सेदार है। आपने ना कहा हो तो बता दीजिए। बिल्कुल, आप जरा मेरा क्लिप पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात कही है। और जो 14 तारीख को हुआ वो दहशतगर्दी थी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। हमने आपको ऑफर किया, हमने आपको कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, हमें एविडेंस दीजिए एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट टुगेदर। आपने वो भी नहीं किया। प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर के सच्ची बात यह है कि बहुत ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जब से मोदी साहब की सरकार आई है बहुत ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग बढ़ गई है। हर बात के ऊपर लेकर के हम कहते हैं कि जंग लड़ लें, चाइना से जंग लड़ लें, पाकिस्तान से जंग लड़ लें, बांग्लादेश से जंग लड़ लें, नेपाल से जंग लड़ लें।
हिंदुस्तान जो मेरे इंडिया के अंदर बहुत दोस्त हैं, जिन हिंदुस्तानियों को मैं जानता हूँ, वो इतने जंगों वाले लोग तो नहीं हैं, ना ही वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि एक सेक्शन इन इंडिया क्यों इतना ज्यादा हर वक्त जंग 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 और लड़ाई मार बड़ाई में पड़ा रहना चाहता है। चौधरी साहब, अभी तक मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, मैंने एक बार भी उसमें जंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एक बार भी उसमें वारमोंगरिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ ये पूछा, आपने जो बात पार्लियामेंट में कही थी, आपने कहा नहीं साहब मैंने कुछ और कहा था, आपने कुछ और समझा। इसमें वारमोंगरिंग या जंग कहाँ है? नहीं, और आप तो जर्नलिस्ट रहे हैं ना। नहीं, आपकी तो मैं बात नहीं कर रहा। आपने तो बड़ी एक्चुअली इंडियन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये भी बड़ी बात है कि दूसरे की बात सुन लें। यहाँ तो रवाज ही खत्म हो गया, बट आपने सुनी, आपकी मेहरबानी। नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसे हैं जो आपको बुलाएंगे, आपको सुनेंगे नहीं, लेकिन आपकी बातें पार्लियामेंट में सुनने के बाद मुझे तो लगा था आपको बधाई दूंगा तो आप खुश होंगे, पर आप अपनी बात से पलट रहे हैं। आप कह रहे नहीं मैं तो 14 तारीख की बात कर रहा था, मैंने 26 की तो बात ही नहीं की। और उस तारीख के लिए भी आपके एक साथी कल क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 9 बजे तक तो हिंदुस्तान अटैक कर देता, हमारे आर्मी चीफ को पसीने आ रहे थे। अब सर वो झूठ बोल रहे थे या आप? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और दोबारा मैं आपको दोबारा ये कहूंगा कि अगेन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो आर्मी चीफ का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कह रहे थे, और वो इसलिए कह रहे थे कि वो हमारे खिलाफ है। जाहिर है जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे की एक पॉलिटिशियंस एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं, पाकिस्तान में भी यही है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और वो भी उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं दिया है। और जो लोग खैर जनरल बाजवा को जानते हैं, हिंदुस्तान में आपके बहुत सारे ऑफिसर्स जनरल बाजवा को जानते हैं, उनको पता है कि उनका कुछ हो जाए टांगे कांपने वाला वो बंदा नहीं है। वो बहुत तगड़ा आदमी है और उसको पता है कि कब क्या करना है। मैं आपका बयान पढ़ के सुना देता हूँ। आपने कहा हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा है। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है, जिसके हिस्सेदार हम भी हैं और आप भी हैं। ये कौन से पुलवामा का जिक्र कर रहे थे सर आप? ये देखिए, जब आप पुलवामा की बात करते हैं ना, तो वो जो 96 आवर्स का बालाकोट के बाद का सारा वाकया है ना, जैसे आप 1965 की जंग का कहते हैं, तो 1965 की जंग क्या थी? आप वो तो ऑपरेशन जबराल्टर का फिर अलहदा जिक्र करें। कारगिल की जंग क्या थी? कारगिल को हम पहले कहें कि LOC के ऊपर ये हुआ, फिर वो हुआ, और जब अगर आप पूरा करते हैं तो आप कहते हैं कारगिल में ये हुआ, 65 में ये हुआ, 71 में ये हुआ, तो आप एक उसको जोड़ देते हैं ना, वो ये मतलब थोड़ी है। आपने स्पेसिफिकली पुलवामा शब्द कहा, यहाँ पुलवामा में अटैक हुआ था, सेना के जवान शहीद हुए थे, इसलिए पुलवामा पे मेरा सवाल है। आप क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है आप बहुत गहराई से उस इलाके को जानते हैं, तो आपको मालूम है सर पुलवामा है कहाँ एक्चुअली, जिसका आप जिक्र कर रहे थे? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, अगर आप इसके बाद 30 सेकंड आगे चले जाएं मेरी वीडियो में, तो आपको वजाहत भी मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो चूंकि अपनी मर्जी की चीजें पिक करनी है और हकीकत से तो पड़े रहना है, तो हम अगले 30 सेकंड की नहीं दिखाएंगे। हमने हकीकत से भागना होता तो हम आपको क्यों बुलाते सर? हम उतना ही चला लेते और छोड़ देते, नहीं और कह देते देखो पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमने बुलाया है और आपकी बात सुन भी रहे हैं बार बार, तो उसके पीछे वजह यह है कि हम चाहते हैं पूरी बात आप बताएं। जो बातें आज तक सामने नहीं आई वो आप रख रहे हैं तो रखें, खुल के रखें। जी बिल्कुल, मैं तो खुल के रखने ही का कायल हूं। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, बहुत हिंदुस्तान में भी बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि टेररिज्म के ऊपर मेरा क्या स्टांस रहा है, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर मेरा क्या स्टांस रहा है और बाकी मामलात के ऊपर इंडो पाक पीस को लेके मेरा क्या स्टांस है। सो जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं कभी भी किसी टेररिज्म इंसिडेंट का सपोर्ट ना करूंगा, ना करता हूं, ना ही आगे भी कभी करूंगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो 26 फरवरी को जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान की खलाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और उनके जहाज बालाकोट आए, उसके बाद जो रिटेलिएशन हुई वो पाकिस्तान का हक था, और अगर दोबारा हिंदुस्तान ऐसा करेगा हम फिर घुस के मारेंगे। कश्मीर के बच्चों को, लड़कों को भड़का के टेररिस्ट बनाना, आपको लगता है ये बहादुरी का काम है, ये शान का काम है? कभी कोई इस तरह से टेररिस्ट नहीं बनता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना। और हम बाहर बैठ के ये आप कहें कश्मीर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाहर से बैठ के पाकिस्तान सब कुछ करी जा रहा है। और एक्चुअली तो हमारे तो कोई कश्मीर में बिल्कुल
पॉलिटिकल भी सारी सिचुएशन ठीक है, लोग भी सारे खुश हैं, और अगर पाकिस्तान ना होता तो कश्मीर में तो बड़ा पीस होना था। ऐसा नहीं होता है। ये आप अपनी हकीकत से नजरें चुराना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है, और अगर आप हकीकत को जानना चाहें तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कश्मीरीज डोंट वांट टू लिव इन इंडिया। उन्होंने आपसे आके कहा है? आप आज प्लेबिसाइड करा लीजिए। मैंने आपसे पूछा, आपसे आके कहा है किसी ने? कश्मीर की लीडरशिप क्या कह रही है सर? आज आपसे आके कहा है क्या किसी कह ने? रही है? हमसे ही आपको अप्रोच किया है किसी ने कि आप हमारी मदद करो, हम फंसे पड़े हैं, फवाद साहब, इमरान खान हमें बचा लो आके? किसी ने कहा है आपको? कश्मीर से जो आवाज आ रही है वो पाकिस्तान के लिए आ रही है। आज आप रैली करते हैं, वहां पे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे तो फिर आपकी जो आवाज आ रही थी पार्लियामेंट से, जिसमें आपने कहा कि मेरा आपने आधा सुना बाकी आधा नहीं सुना, तो मैं उसको फिर वैसे ही मानूंगा जैसे आप इस आवाज को मान रहे हैं? या फिर बताइए आज कि किसने कश्मीर से आपको अप्रोच करके कहा कि इमरान खान हमें बचा लो आके, हम फंस गए? आप आज कश्मीर के अंदर देखिए, हर घरों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का सेंटिमेंट है। अगर आप आंखें बंद कर लें, ये आपने कहां देखा है? ये आपने कहां देखा है? आपको पता है कश्मीर के कितने लड़के आईएएस आईपीएस बन रहे हैं? आपको पता है कश्मीर के कितने लड़के फौज में भर्ती के लिए खड़े हो रहे हैं जाके? वो किसके लिए खड़े हो रहे हैं? जितने भी खड़े हो रहे हैं, उन्होंने भी आखिर में आजादी की लड़ाई में ही शामिल होना है। बेहतर है आप उनको आजादी दें। आजादी की कीमत नहीं होती है। इस तरह से जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस वक्त बहुत सारे हिंदुस्तानी लड़के जो है वो अंग्रेज की इम्तिहान पास करते थे और आईएसपी ऑफिसर्स लगते मतलब आप आज ये कबूल कर रहे हैं कि आप लड़कों को भड़काते हैं ताकि वो टेररिस्ट बन जाएं? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आजादी पे सौदाबाजी कर लेंगे। आप कबूल कर रहे हैं इस बात को कि आप लड़कों को भड़काते हैं कि आप टेररिस्ट बने? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप हकीकत से आंखें बंद कर लें, हकीकत बदल नहीं जाती। आपको एम्बैरेसमेंट हुआ? पाकिस्तान एम्बैरेस हुआ उनके बयान से, या आपके बयान से ज्यादा एम्बैरेस हुआ पाकिस्तान, जिसमें आपको आके बार बार ये भी बताना पड़ रहा है कि नहीं मेरा बयान इतना ही नहीं था, 2.5 सेंटीमीटर का नहीं था, 3.5 सेंटीमीटर का था? तो जाहिर है अगर आप उसमें से 2.5 सेंटीमीटर निकाल दें और अपनी मर्जी के अपने टीवी चैनलों पे चल रहा है, हमने कोई अलग नहीं बनाया, आपने जो बोला वही सुनाया। नहीं, हमारे अपने टीवी चैनलों के ऊपर पूरा चल रहा है। आपके टीवी चैनल आपको फोन कर करके सफाई क्यों मांग रहे हैं सर कि आपने ऐसा क्यों बोला? अभी सुन रहा था मैं। नहीं, मेरे टीवी चैनल को मैंने आपको बताया था कि मैंने टीवी चैनल पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर बात की है। इस पे तो मेरे से किसी ने भी नहीं पूछा। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया को लेके अचानक वो काफी एक्टिव दिखाई दिए हैं, खासतौर पे फ्रांस की घटनाओं के बाद जो पूरी दुनिया में माहौल बना है। वो कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि वो ये एक्टिविज्म जानबूझ के कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की टेरर एक्टिविटीज को एक कवर दिया जा सके। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप मेरा ख्याल है कि हर बात के ऊपर अगर आप इसको इस तरह से जोड़ना शुरू कर देंगे तो जाहिर है कि वो तो एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। जो भी मुसलमान, और जाहिर है कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, और उनका जो मुसलमानों का जो ईमान है वो मुकम्मल ही नहीं होता इश्क रसूल के बगैर। और जो लोग भी मुसलमान हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, उनकी तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। चीन में मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बना दिए गए, इमरान खान ने एक शब्द नहीं बोला उस पर। ये कैसा साथ है? ये तो आपका ये तो हिंदुस्तान का मीडिया ये बात करता है। सर हमारा मीडिया नहीं, ये चाइनीज मीडिया बता रहा है, हमने नहीं बताया। ये चाइना से हमारी आपके यहाँ बैन होगी शायद कि देखने ना दी जाए लोगों को, लेकिन यहाँ दिखता है सब कुछ। आप ही के मीडिया पे आता है। और आप लोगों को चाइना फोबिया हुआ है आजकल। आप चाइना से अपने मामला ठीक करें बजाय इसके कि हर एक के खिलाफ ही आप रोते पिटते रहे। तो आपके हिसाब से चाइना में मुसलमान खुश हैं, बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है उनका वहां पे? हिंदुस्तान से तो 12 हालात वहां बेहतर हैं। जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से बेहतर हालात में है। कि फ्रीजर से गोश्त निकल आए और लिंचिंग कर दें आपके यहाँ लोगों को। यहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान की उस पर सहमति है? पाकिस्तान मंजूरी देता है उसको? मेरा ख्याल है कि वहां पे मुसलमानों के जो हालात हैं वो हिंदुस्तान से बुरे हालात तो इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं है। इतना डर क्यों लगता है सर आपको चीन से? इतने बड़े मंत्री हैं आप, इतना डरते हैं चीन से? भाई बात यह है कि आपकी लड़ाई है उसको मना कर रहे हैं आप।
मैं कौन सा कह रहा हूं आप हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़िए चीन से। मैं तो केवल ये कह रहा हूं जिन मुसलमानों के लिए आप दुनिया भर को चिट्ठियां लिखते घूम रहे हैं इमरान खान, वो मुसलमान चीन में हैं, पिस रहे हैं, दब रहे हैं, मर रहे हैं, उनको उनका मजहब नहीं मानने दिया जा रहा। आप कम से कम 2 अक्षर तो बोल सकते हैं उनके लिए, इतना डरते क्यों है चीन से? मुझे पता है लद्दाख में अभी आपको जो मार पड़ी है उसके बाद आप बहुत दुखी हैं चीन को लेकर के, तो लेकिन आप चीन से अपनी लड़ाई खुद लड़िए, हमें क्यों शामिल कर रहे हैं? लद्दाख में किसने किसको मारा है, जिसको पता है उसको याद है अच्छे से और याद रहेगा और कभी भूलेगा नहीं वो उस चीज को। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं, आप चीन से इतना डरते क्यों हैं? क्यों आपको डर लगता है ये कहने में कि चीन मुसलमानों के साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रहा? और मुझे नहीं पता कि 1962 में जब इतनी बुरी शिकस्त हुई हिंदुस्तान को चीन से, अब दोबारा किसने हिंदुस्तान को ये बताया कि दोबारा भी मार? एक कहावत है, आप तो बड़े अच्छे से समझते होंगे, खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत। तो कम से कम आपको तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से बोलते हुए। मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, FATF में अभी जब ग्रे लिस्ट में नाम आ गया पाकिस्तान का, तो आप लोग बड़े खुश हुए थे कि चलो ब्लैक लिस्ट होने से बच गए। आपको लगता है कि आपने लास्ट स्टेप जो ब्लैक लिस्ट होने के लिए चाहिए था वो आज उठा दिया पार्लियामेंट में, ये बोल के कि पुलवामा के लिए क्रेडिट इमरान खान को जाना चाहिए, भले ही अब आप डिनाई कर रहे हैं कि नहीं मैंने वैसा नहीं कहा था? नहीं, मेरा ख्याल है कि FATF में तो फरवरी में हम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल बाहर आ जाएंगे और उसमें कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो परेशान है, कश्मीरी परेशान देना, उसने जिसको वोट देना वो उसी को देगा, तो उसके लिए कैंपेनिंग करने का फायदा नहीं। लेकिन चाइना के साथ आपके स्ट्रेटेजिक टाई अप्स हो रहे हैं, आप बिजनेस डीलिंग्स में हैं, आप उनकी एक कंपनी बन चुके हैं, तो कम से कम चीन में जो मुसलमान होंगे उनमें हो सकता है कुछ एक आपके यहां से भी जाने पड़े, उनकी बेहतरी के लिए थोड़ी दुआ कर लीजिए, चीन से मांग लीजिए। डर क्यों रहे हैं इतना चीन के बारे में बोलते हुए? बात यह है कि हिंदुस्तान के, मैं इस वक्त एक हिंदी टीवी के ऊपर हूं और मुझे लगा ये है कि आपको चाइना का फोबिया हो गया है, आप हर बात में चाइना को ला रहे हैं। तो मुझे लगता है, मुझे जरा बताइए कि क्या चाइना का फोबिया किसको है? ये 15-20 मिनट की बातचीत सुनने के बाद सबको क्लियर हो जाएगा। पर आप आए आज तक पर, आपने हमसे बात की, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया नहीं कहूंगा सर, मैं गेट वेल सून कहूंगा। गेट वेल सून, आज तक पर आए, चलिए आगे उम्मीद करेंगे जब आएंगे तो बेहतर स्थिति में कुछ बात होगी। टेररिस्तान के मंत्री को भी चाइना से कितना टेरर है वो इस बात से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वैसे पुलवामा हमले में पाकिस्तान का ही हाथ था, यह भारत पहले दिन से कह रहा है। इसीलिए पाकिस्तान जब नहीं माना तो बालाकोट में घुसकर भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मसूद अजहर के आतंकी अड्डों को तबाह किया। 26 फरवरी की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। उसे तो विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई भी रह रहकर याद आती है। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई का पूरा सच पाकिस्तान की संसद में खुला। पाकिस्तान कैसे भारत से डरा हुआ था, कैसे इमरान और बाजवा के पैर कांप रहे थे, कैसे शाह महमूद कुरैशी का पसीना छूट गया था, खुद पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने वहां की संसद में खुलासा किया। को ना छोड़ता तो भारत क्या हाल करता, ये सोचकर आज भी पाकिस्तान कांप जाता है। पाकिस्तान के इस सांसद ने पाकिस्तान की ही संसद में पाकिस्तान में भारत के सबसे बड़े खौफ का एक एक सच बता दिया। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। पाकिस्तान के इस सांसद ने अभिनंदन की रिहाई की इनसाइड स्टोरी बता दी है। ये सीक्रेट पूरी दुनिया को पता चल गया। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान में भारत के अटैक का डर था। इमरान खान मीटिंग से भाग रहे थे, जनरल बाजवा के पैर कांप रहे थे। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के माथे पर पसीना था। वो ऊपर वाले का वास्ता दे रहे थे। अभिनंदन की रिहाई के लिए भारत कुछ भी कर सकता था, इस बात से पाकिस्तान चलाने वाले डर रहे थे। आर्मी चीफ ने, जनरल कमर बाजवा साहब ने वहां पे ये ब्रीफिंग दी और अभिनंदन के रिलीज करने के जरूरत पे जोर दिया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी वही बात कही जो बात पाकिस्तान के सांसद और वहां की नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने कही। अभिनंदन को पाकिस्तान ने इसी डर में छोड़ा था क्योंकि भारत हमले के लिए तैयार बैठा था। इस कबूलनामे से इमरान खान और बाजवा की पोल खुल गई है। उनकी टीम अब सफाई दे रही है। कल इमरान खान के मंत्री ये कह रहे थे कि अभिनंदन की रिहाई का फैसला उन सब का था
आज इमरान खान के एक और मंत्री ने यू टर्न लेकर बोला कि अभिनंदन की रिहाई का जो सच बताया गया वो झूठ है। पाकिस्तान इसे झूठ बताते बताते पुलवामा हमले का सच कबूल कर बैठा। अयाज सादिक साहब ने कल यहाँ पर बात की कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। एक सच छिपाने में दूसरे सच को भी कबूल लेना पाकिस्तान की हर तरफ पोल खुल चुकी है। अभिनंदन की रिहाई का सच बताने वाले जिन अयाज सादिक को इमरान खान के मंत्री अब झूठा बता रहे हैं, वो अपने कबूलनामे पर आज भी कायम है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई तो जो सिविल लीडरशिप थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब के पास तो इतनी हिम्मत नहीं हुई, चूंकि माथे पे इतना पसीना था और परेशान थे, किसके कहने पे ये कर रहे थे, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, वो उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया चूंकि वो मीटिंग में नहीं तशरीफ लाए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके ये कहा कि हम उनको वापस करना चाह रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की खातिर हमने ये किया। अब इमरान खान और जनरल बाजवा कितनी भी कोशिश कर लें, पाकिस्तान में इनकी कागजी बहादुरी के ढोल फट गए। अभिनंदन की रिहाई का सच पूरी दुनिया जान चुकी है। आज तक ब्यूरो। अगर पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को न छोड़ता तो भारत क्या हाल करने वाला था? 9 बजे भारत ने पाकिस्तान पर हमले की कौन सी तैयारी की थी जिसके डर में आज भी पाकिस्तान जी रहा है? कैसे इमरान खान अभिनंदन को छोड़कर अपने लिए तालियां बटोर रहे थे और भारत के प्रति अपने डर को छुपा रहे थे? आज एक एक बात का पता चल गया है। इमरान खान और बाजवा की पोल खुल चुकी है। हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई खौफ है, कि हमें डर है या उनको कोई घबराहट है इस मुल्क में। मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म, इमरान खान की एक एक बात याद करिए, इमरान खान का एक एक झूठ फिर से सुनिए, इमरान खान पर मोदी के डर को महसूस करिए। इस डर को वो पीस जेस्चर का नाम दे रहे थे। इस डर को छिपाकर वो अपने लिए तालियां बजवा रहे थे। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं, हिंदुस्तान को वापस। पाकिस्तान की जिस नेशनल असेंबली में इमरान खान ने अभिनंदन की रिहाई की बात की थी, इस पर पाकिस्तान को अमन चैन चाहने वाला बताकर खुद की पीठ थपथपाई थी, उसी नेशनल असेंबली में इमरान बाजवा की पोल खुल गई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। ये उस पाकिस्तान का सच है जो अभिनंदन को पकड़कर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, भारत को ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहा था। लेकिन भारत के तेवरों से पाकिस्तान के प्लान फेल हो गए, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इन्हीं तेवरों से इमरान और बाजवा की नींद उड़ गई थी। पाकिस्तान ने जरा भी इधर उधर किया होता तो उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए कैसे सेना और वायुसेना तैयार बैठी थी, आज पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ को सुन लीजिए। Not only of the Air Force, Army, Navy, Air Force, all three services, we were in a position to wipe out their forward brigades. भारतीय वायुसेना की तैयारी पूरी थी, पाकिस्तान के फॉरवर्ड बेस तबाह हो जाते,
ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह जानता था। बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान भारतीय वायुसेना की ताकत को देख चुका था। एक तरफ भारतीय वायुसेना का संकल्प और ताकत थी, दूसरी तरफ चट्टान की तरह मजबूत विंग कमांडर अभिनंदन थे। इसीलिए 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन को कब्जे में करके भी पाकिस्तान कांप रहा था। विंग कमांडर अभिनंदन की डॉग फाइट हुई मिड एयर। पाकिस्तानी जेट ने उनके जेट को हिट किया। वो एक जगह जाके इजेक्ट करने के बाद उतरे और तकरीबन 300 मीटर के फासले के ऊपर विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज यहां आके गिरा। विंग कमांडर अभिनंदन से पाकिस्तान ने बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश में अभिनंदन के सामने पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। ये वो वक्त था जब इस पर देश में राजनीति भी खूब हुई। उन्होंने बार बार कहा कि हिंदुस्तान हर फ्रंट में जवाब देने के लिए तैयार है और हमेशा हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और दिया भी है। और दूसरी तरफ उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखिए, पैर कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। राहुल जी, आप पैर कांपने वालों के साथ क्यों हैं? पसीने छूटने वालों के साथ क्यों हैं? आप उनके साथ क्यों नहीं हैं जिनके पांव जमे हुए हैं? भारत की जवाबी कार्रवाई का पाकिस्तान को हर पल डर सता रहा था। अभिनंदन को कब्जे में रखने का हर मिनट अब पाकिस्तान को भारी लग रहा था और 72 घंटे के अंदर ही अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। क्या फ्रांस कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई की कीमत चुका रहा है? ये सवाल इसीलिए उठा है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने फ्रांस में इस्लामिक अलगाववाद और कट्टरवाद के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके बाद 13 दिन में दूसरी बार फ्रांस में आतंकी हमला हुआ है। यह हमला फ्रांस के नीस शहर में हुआ है, जहां चर्च में घुसकर एक हमलावर ने एक महिला का गला काट दिया और 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी। शहर के मेयर ने इस घटना को आतंकवाद करार दिया है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले 16 अक्टूबर को पेरिस के एक स्कूल में पैगंबर मोहम्मद पर बने कार्टून दिखाने पर एक हिस्ट्री टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि फ्रांस ऐसे अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। नीस में हुए आतंकी हमले की भारत ने भी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि वो फ्रांस में हाल ही में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें आज नीस में एक चर्च के अंदर हुई जघन्य घटना भी शामिल है। पीड़ितों और फ्रांस के लोगों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है। नीस की यह घटना ऐसे समय में हुई है जब फ्रांस और उसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ कई मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और फ्रांस पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है। एक तरफ तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन जैसे मुस्लिम देश, जहां फ्रेंच उत्पादों के बॉयकॉट के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय देशों समेत दुनिया के वो देश हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन कर रहे हैं और फ्रांस में इस्लामिक अलगाववाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के साथ खड़े हैं। इस्लामिक अलगाववाद के खिलाफ फ्रांस की इस लड़ाई को भारत ने अपना समर्थन दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के ऊपर अस्वीकार्य भाषा में किए गए निजी हमलों की हम भर्त्सना करते हैं। ये भाषा अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सबसे मूलभूत स्तरों का उल्लंघन करती है। हम उस हमले की भी कड़ी निंदा करते हैं जिसने एक फ्रेंच टीचर की जान ले ली और पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। हम उनके परिवार और फ्रांस के लोगों को सांत्वना देते हैं। भारत का यह बयान तब आया है जब टर्की और पाकिस्तान ने मैक्रों पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन ने कहा है कि मैक्रों एंटी इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं और उन्हें अपना दिमागी चेकअप कराने की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि मैक्रों एंटी मुस्लिम भावनाओं को भड़का रहे हैं और मुस्लिमों को उकसा रहे हैं। टर्की और फ्रांस के बीच ये तू-तू मैं कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बेचैनी काफी कुछ कहती है। इमरान खान एक के बाद एक चिट्ठियां लिख रहे हैं। इमरान खान ने सभी मुस्लिम देशों को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने मुस्लिम देशों के शीर्ष नेताओं से इस्लामोफोबिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
इससे पहले इमरान खान ने फेसबुक को भी एक खत लिखा था और मांग की थी कि इस्लामोफोबिया से संबंधित हर तरह के कंटेंट को हटा दिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तानी संसद ने फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुलाने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया था। हालांकि बाद में उसे ध्यान आया कि फ्रांस में अभी पाकिस्तान का कोई राजदूत है ही नहीं। खैर, पाकिस्तान की सुनना तो दुनिया ने बहुत पहले ही छोड़ दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ऐसा क्या कर दिया कि सभी मुस्लिम देश उनके खिलाफ हो गए। दरअसल ये राष्ट्रपति मैक्रों की उस शपथ का नतीजा है जो उन्होंने फ्रांस में इस्लामिक अलगाववाद को खत्म करने के लिए उठानों से कहते हैं कि फ्रांसीसी तमाम जितने भी सफीर हैं इन सबको मुल्क किया जाए और फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट किया जाए। यानी आप जिस मुस्लिम देश का नाम लेंगे वहां फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, फ्रांस के झंडे जलाए जा रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पुतले जलाए जा रहे हैं, फ्रांस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने देश में इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। What we must fight is Islamist हमें इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ना ही होगा। socio-political project. मुस्लिम देश इसलिए गुस्से से उबल रहे हैं क्योंकि मैक्रों ने फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। और इसकी शुरुआत हुई 16 अक्टूबर के दिन, जब पेरिस में एक स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने स्टूडेंट्स को पैगंबर मोहम्मद पर बने कार्टून क्लास में दिखाए थे। जिसके बाद इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करने की कसम खाई थी। हमारे हमवतन साथी पर बड़ा हमला किया गया। सैमुअल पैटी इस्लामिक आतंकवादी हमले का शिकार बना। वो हमें बांटना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें एक देश के नागरिकों के रूप में साथ आना होगा। इस्लामिक कट्टरवाद को कड़ा मैसेज देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने सैमुअल पैटी के प्रति सम्मान जाहिर किया। पैटी को मरणोपरांत फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया और इस समारोह में खुद मैक्रों शामिल हुए और उन्होंने एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद को मैसेज दिया। ये बात कई इस्लामिक देशों को नागवार गुजरी। उन्होंने इसे इस्लामोफोबिया फैलाने का एजेंडा माना। सबसे ज्यादा चुभन हुई टर्की के राष्ट्रपति। İslam'la derdi nedir ya? इस मैक्रो को इस्लाम और मुस्लिमों से परेशानी क्या है? मैक्रो को मानसिक इलाज की जरूरत है। एक देश के राष्ट्रपति को इससे ज्यादा क्या कहें? एक टीचर की हत्या ने फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ चिंगारी को हवा दे दी, जिससे मुस्लिम देशों की भावनाएं भड़क उठी। लेकिन टीचर की हत्या से पहले ही फ्रांस में और मुस्लिम देशों के बीच दरार बढ़ गई थी। 2 अक्टूबर को मैक्रो ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने का ऐलान करते हुए कहा था, फ्रांस सरकार एक नया कानून लाने वाली है जिससे वहां धर्म को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा जा सके। इसी वर्ष फ्रांस में विदेशी इमामों के आने पर रोक लगा दी गई। फ्रांस में हर साल करीब 300 इमाम दुनिया भर के देशों से आते हैं। फ्रांस में ऐसी 160 मस्जिदें बंद करने का फैसला लिया गया है, जिस पर कट्टरवाद को बढ़ावा देने का शक है। खिलाफ फ्रांस से मुस्लिम देशों के दिलों में आग लगी हुई है। तब मैक्रों ने इस लड़ाई को जारी रखने की कसम दोहराई। सैमुअल पैटी est devenu vendredi. सैमुअल पैटी हमारे प्रजातंत्र का चेहरा है। आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करने की हमारी कोशिशों का चेहरा है। फ्रांस में नागरिकों की आजादी का चेहरा है। De vivre comme une communauté de citoyens libres. इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ मैक्रों की ये कसम टर्की के बाद किसी और को सबसे ज्यादा चुभी है तो वो है पाकिस्तान, जिसे अपने देश में नागरिकों के अधिकारों की कोई चिंता नहीं है। वो संसद में प्रस्ताव पास करके फ्रांस की निंदा कर रहा है। इमरान खान ट्वीट करके कहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैक्रों ने इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का रास्ता चुना है। तभी तो आतंकवादियों पर हमला करने के बजाय इस्लाम पर हमला किया। आतंकवादी चाहे मुसलमान हो, श्वेत वर्चस्ववादी हो या नाजी विचारक। पाकिस्तान, तुर्की और बाकी मुस्लिम देशों की बेचैनी इस्लामोफोबिया को लेकर है। कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस ने मोर्चा खोला है और इस लड़ाई में भारत भी फ्रांस के साथ है। आज तक ब्यूरो। एक छोटा सा ब्रेक, आप रहिए खबरदार।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।